सो गाइस स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम करा चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट सेकंड का फेडरलिज्म देखते हैं और फेडरलिज्म का आपको मीनिंग वगैरह आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ खास इस टॉपिक में बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो फेडरलिज्म्स के जो भी हैं, व्हाट मेक फेडरल इन कंट्री इंडिया कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो ये कुछ लेट्स लिसन टू रेडियो। ठीक है, ये कुछ दे रखा है बुलेटिन्स, तो ये हम पढ़ते हैं। लिसन टू द वन नेशनल वन रीजनल न्यूज़ बुलेटिन्स। एक आप लिसन करिए, एक नेशनल और एक रीजनल न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो AIR पे सुनिए डेली फॉर 1 वीक। मेक ए लिस्ट ऑफ न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन बाय क्लासिफाइंग दीज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। और उन न्यूज़ को सुन के आप उन कैटेगरी में नोट डाउन करिए। न्यूज़ आइटम डेट रिलेट ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज़ उनको अलग नोट करिए, स्टेट गवर्नमेंट की उनको अलग नोट करिए। जो सेंटर और स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में जो आता है, मैंने आपको लिस्ट वगैरह ये बताई थी, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उनके अलग से नोट करिए। ठीक है, रिविजन्स रिवाइज देखते हैं। पोखरन पोखरन के बारे में बता रखा है, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। जहाँ पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो पोखरन जगह है। लाइज इन राजस्थान, कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वॉज अपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। क्या कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर टेस्ट हो गए ये क्या है, नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं और ये किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आएंगे, तो राजस्थान गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbook in its school, but the union government does not like the style and content of the new textbook. In the case, does the state government need to take permission from union government before these textbooks can be launched? ठीक है, तो ये क्या इसका मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स का मुद्दा है। बट आपको मैंने जैसे कि बताया था कि एजुकेशन किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की भी पास पावर है। लेकिन इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स को वो मना नहीं कर सकती, यूनियन गवर्नमेंट्स अपने अलग से लॉ बना सकता है। और प्रीवेल किसका, मैंने बताया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉज होते हैं किसका प्रीवेल करेगा, किसका लॉ प्रीवेल करेगा, किसका लॉ अपर माना जाएगा, तो वो यूनियन गवर्नमेंट्स का। तो जो अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है तो मना नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग लॉ ला सकती है, यूनियन गवर्नमेंट्स अलग लॉ ला सकती है। लेकिन यहाँ पे लॉ किसका प्रीवेल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट्स का, तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोज द CM ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट लिस्ट। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये किसके अंडर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। ये तो लिस्ट में ही स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर है, तो यहाँ पे बस गाइडलाइंस दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स कि भाई आप इस स्टेट को ये करना चाहिए, लेकिन रूल वगैरह के लिए ओबे करने के लिए अनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे CM अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पुलिस किसके अंडर में आता है मैंने यहाँ पे बताया भी था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में यहाँ देखिए पुलिस, ये रहा ना पुलिस। ठीक है, ये पुलिस हो गया। ठीक है, ये पुलिस। ठीक है, तो ये किसके अंडर में आ गया, स्टेट लिस्ट में। तो यहाँ पे किसका लॉ प्रीवेल करेगा, सॉरी कौन लॉ बनाएगा। ठीक है, तो ये लॉ बनाएंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इंडिया इन 1947 का मैप दिखा रखा है, तो इंडिया कुछ इस हिसाब से दिखता था, ये पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, तो इंडिया में ये देखिए पाकिस्तान एंटायर सिंध बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस NWFP, ग्रेट पार्ट ऑफ पंजाब एंड द बंगाल ऑफ बहवालपुर स्टेट। ठीक है, तो ये बंगाल और ये पहले पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी ने जब हमला किया तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स हो गए, जो कि एक नया बांग्लादेश बन के आया था। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ
फेडरलिज्म्स बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस नेसेसरी होते हैं फेडरलिज्म सक्सेस करने के लिए, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। If the federal experiment have succeeded in India, it is not merely because the clearly laid out constitutional provisions. अगर फेडरलिज्म हमारी सक्सेस है तो केवल वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है उस वजह से नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो वो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश में, इसलिए वो मतलब फल फूल रहा है फेडरलिज्म। दिस एंश्योर्ड that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideal in our country। अब देखो फेडरलिज्म्स में क्या होता है, हमें जो शेयर्ड आइडियल्स होते हैं हमारे हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनको शेयर करना होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना होता है, और जो डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, जो हमें एक साथ मिलकर रहना होता है। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म्स क्या है, मतलब हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। हमें ये नहीं कि उस अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं तो उसको हम अलग देश से अलग ये बोल दे कि भाई आप अपना अलग देश बना दो। लेट अस लुक एट सम ऑफ मेजर वे इन विच दिस हैपेंड। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब देखिए बोल क्या रहा है, सबसे पहले हुआ क्या था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे हमारे देश में। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, ठीक है, उसमें क्या हुआ, देश के मतलब पार्ट्स किए गए अंदर के अंदर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स इनको बोलेंगे, मतलब लैंग्वेज के बेस पे, मतलब देश के पार्ट्स किए गए। If you look at the political map of India when it began in journey as a democracy in 1947 and 2090, you will surprised by the extent of the change। तो 1947 का मैप देखिए और 2019 का मैप देखिए, वहाँ पे बहुत सारा चेंज है। Many old state have vanished मतलब ख़त्म हो चुके हैं। Many new state have been created, नए स्टेट बन चुके हैं। एरिया बाउंड्री नेम ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज, तो एरिया बाउंड्री वगैरह ये सब चेंज होती रहते हैं। In 1947, the boundary of several old states of India were changed in order to create new states। तो new states बने थे 1940 से। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state। और ये क्यों किया गया था, ये लैंग्वेज के बेस पे हमारे नए नए स्टेट बनाए गए थे। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर्स, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। तो कुछ स्टेट बनाए गए थे कल्चर के बेस पे, कुछ स्टेट बनाए गए थे एथनिसिटी और कुछ ज्योग्राफी के बेस पे। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो ये झारखंड वगैरह, नागालैंड आप देखोगे तो वो किसके बेस पे है, ज्योग्राफी के कारण अलग स्टेट बनाया हुआ है, और उनकी एथनिसिटी और उनका कल्चर भी अलग है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आज का मैप है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। हैज योर विलेज टाउन सिटी रिमेंड अंडर द सेम स्टेट। क्या आपका जो शहर है क्या वो आज भी उसी स्टेट में है जो जब वो देश आज़ाद हुआ, तो ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, पुराना मैप देखिए, ये इसमें इसी में पुराना मैप दे रखा है। नेक्स्ट देखिए 1947 में कौन से स्टेट थे, 3 स्टेट के नाम बताने हैं डेट हैव बीन चेंज लेटर, जो नेम चेंज हुए हैं जिनके। तो यूपी, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, आज के टाइम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा जैसे कोई मतलब स्टेट था ही नहीं। ठीक है, तो 1966 में बना, और उसको किसका पार्ट था, वो पंजाब का। तो ये ऐसे कुछ है, तो ये आप देख सकते हैं। पुराना मैप से आप कंपैरिजन करेंगे तो इनके आंसर्स आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो वीडियो को देख रहे हैं। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। तो जब लिंग्विस्टिक बेस पे लोग डिमांड करने लगे तो कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको फियर हुआ कि ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री हो जाएगा। तो हमारे जो लीडर थे वो फियर कर रहे थे कि भाई देश का डिसइंटीग्रेशन टुकड़े ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन उससे जो एग्जांपल्स थे, ओल्ड एग्जांपल्स, उनसे पता चला कि भाई जो लिंग्विस्टिक बेस पे हम देश के डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो वो बहुत यूनाइट करता है, मोर यूनाइट करता है। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर,
और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज पॉलिसीज। ए सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, काफ़ी बार आता है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी इज अ मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस, ठीक है, और केवल 40% ऑफ इंडियंस की मदर टंग्स है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बिसाइड। अब ये देखो यहाँ पे क्यों किया गया है ऐसा कि भाई एक हमारी एक लैंग्वेज को वो नहीं माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है। नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं माना गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी लैंग्वेज, जैसे अब कोई मराठी है वो बोलेगा कि हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं की, आपको हिंदी लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज क्यों मानना, ठीक है। तो उससे देश में एक यूनिटी नहीं रहेगी अगर एक किसी लैंग्वेज को हम क्या कर देंगे, नेशनल लैंग्वेज बना देंगे। Besides Hindi, there are 22 other languages recognized as a scheduled language। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी लैंग्वेज, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कितनी लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज है। टोटल 22 लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज है by the constitutions। A candidate in the examination conduct for the central government position may opt to make the examination in any of these language। तो वो opt कर सकता है, मतलब चूज कर सकता है इनमें से 22 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज को। स्टेट who have their own official language, और स्टेट की भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और जो गवर्नमेंट्स वर्क होते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं कोई भी स्टेट्स का। नॉट लाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ कंट्री अडोप्ट ए वेरी cautious attitude in the spreading the use of Hindi। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965। However, many non-Hindi speaking states demand that यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज के लिए स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन आज भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, कि भाई इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक क्या है, पूरी एक लैंग्वेज है जो कि हर जगह समझी जा सकती है, हर जगह बोली जाती है। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टेक वायलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाई एग्रिंग टू कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। उस तमिलनाडु में क्या हुआ, वहाँ पे मूवमेंट किए गए कि भाई जो इंग्लिश है वो कंटिन्यू की जाए। फिर उसके बाद क्या गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री टू कंटिन्यू इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। अब यहाँ पे मैं एक श्रीलंका की लाइन बताना भूल गया मैं। नॉट लाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडोप्ट ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। तो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में एक ही लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। और वहाँ पे आपने मैंने बताया भी था, वहाँ पे लास्ट वीडियो आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियो, उनमें सेंथलीज होते हैं। सेंथलीज वहाँ पे क्या थे, बौद्धिज्म धर्म था और वो अपना ही धर्म को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, सेकुलरिज्म भी नहीं था वहाँ पे। तो ये सब वहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे लोग यूनाइट होके नहीं रह पाए। तो हम किसी भी एक धर्म को या एक रिलीजन्स को या एक कास्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी कास्ट क्या हो जाती है, उससे अलग होने की कोशिश करती है और फिर देश में क्या नहीं रहती, यूनिटी नहीं रहती। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Many critics think that the solution favored the English-speaking elite. Promotion for Hindi continued to be official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on state where people speak a different language। अब ये क्या बोल रहा है, अब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी के लिए कोई स्पेशल बजट पास कर रही है या स्पेशल कुछ पॉलिसीज बना रही है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए, या अदर लैंग्वेज को दबाने की कोशिश नहीं कर रही। The flexibility shown by Indian politics leader helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। और जो हमारे जो नेता थे उस टाइम के, जो इतने मतलब हमारे नेता इतने अच्छे टाइप के बोल सकते हैं हम, जो कि आज के टाइम इतने इंटेलेक्चुअल थे, जो कि आज के टाइम इतने इंटेलेक्चुअल नेता हमारे पास नहीं है। तो ये आप हमारे देश की लक मानिए कि उस टाइम पे हमें इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल नेता मिले जिन्होंने कि इतना सोच समझ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
अब देखिए नेक्स्ट करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो मैंने एक तो बताया था कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का सेंट्रल स्टेट रिलेशंस होता है। Restructuring the central-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस फेडरलिज्म का मेन पार्ट होता है। अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन ठीक नहीं है तो फेडरलिज्म को हानि होती है। अब कैसे होती है, क्योंकि एक दूसरे की पावर अलग अलग होती है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है और एक दूसरे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बनेगा। अगर दोनों अपने अपने पावर यूज करने लगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन ठीक नहीं है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी को इफेक्ट्स पड़ेगा, देश की यूनिटी को इफेक्ट्स पड़ेगा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। तो ये सब कैसे डिपेंड्स करता है, जो पावर शेयरिंग है भाई वो एक दूसरे को समझे। रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, मान लो सेंटर में अलग पार्टी है और आप एक एग्जांपल लीजिए, सेंटर में कोई एक्स पार्टी है और आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, यूपी में कोई वाई पार्टी। अगर वो एक दूसरे को सेंटर स्टेट रिलेशन उनके ठीक नहीं है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोज करेंगे, एक दूसरे का तो एक दूसरे की पॉलिसी को अपोज करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे, उससे फेडरलिज्म को हानि पहुंचती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। अब स्टार्टिंग में क्या था, 1947 से 1965 तक अराउंड यहाँ तक सेंटर में जो पार्टी थी वही स्टेट में पार्टी आ रही थी, जो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सेंटर कुछ बोलती थी स्टेट वो फॉलो कर लेता था, क्योंकि दोनों पार्टी सेम थी। एज एंड वैन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, जैसा जैसे रूलिंग पार्टी स्टेट में डिफरेंट आई, द पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। और जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी वो अंडरमाइन करने लगी, सेंटर की जो रूलिंग पार्टी थी वो अंडरमाइन करने लगी स्टेट की पावर को। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिसयूज किया कॉन्स्टिट्यूशन का टू डिमाइज द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज द अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो कि फेडरलिज्म को हानि पहुंचा रहा था। अब देखिए ये ज़्यादा डिटेल्स में हम अभी बात नहीं करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में। अभी आप इतना समझिए कि भाई जो मतलब ऐसी ऐसी पावर होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया है कि अगर सेंटर कोई डिसीजन देता है तो वो उसको फॉलो करना होता है, अदरवाइज वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। अब ये प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगना ये सब हम और थोड़े से आगे डीपली स्टडी करेंगे, एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और 11th-12th के एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सेंटर स्टेट। अदरवाइज वहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अदरवाइज क्या होता था, जैसे आप ये समझिए प्रेसिडेंट रूल है एक जगह वहाँ पे लगा दिया। अब वहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में सेम पार्टी नहीं थी, बस इसी कारण से लगा दिया गया, दूसरी पार्टी को एडवांसमेंट देने के लिए। ठीक है, तो सेंटर से मतलब स्टेट से वो पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो मिसयूज़ हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन का। All the change significantly after 1990. The period saw the rise of regional political party in many states of the country. और इससे क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी। दिस वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ ईरा कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो वहाँ इस एरा को क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, the major national party had to enter into alliance with many party including several regional party form a government at the center। तो वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट्स बन गई। अब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आप समझते होंगे, जो जादुई आंकड़ा है 545 हमारी लोकसभा सीट्स हैं उसका हाफ कर लीजिए तो ठीक है, उसका हाफ जो जादुई आंकड़ा है +1, तो कोई भी जादुई आंकड़ा को टच नहीं कर पाती थी। ठीक है गाइज, तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स जैसे जादुई आंकड़ा, आप देखिए जादुई आंकड़ा कैसे 545 का आप हाफ कीजिए, 545 का हाफ कीजिए, 545 का हाफ क्या होगा, 2 दूनी 4, 270, 2 दूनी 4, 272 +1। ये क्या है, जादुई आंकड़ा। जो इस जादुई आंकड़ा को टच कर लेता है, जो भी पार्टी होती है वो क्या बना लेती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। और जो इसको नहीं टच कर पाती तो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ मेल मिलाप करती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ किसी और चैप्टर्स में, कोएलिशन वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर।
ये एक पाव वो दिखा रखा है, डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे स्टेट प्लीड कर रही है, ठीक है, कि हमें और पावर दो। ये स्टेट के क्या है, सीएम वगैरह हैं ये क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स है, ठीक है। ये तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स का। हियर टू कार्टून शोइंग, ये देखिए, शोइंग द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद begging bowl? How can the leader of coalition keep the partner of government satisfied? अब कोएलिशन गवर्नमेंट में होता क्या है, जैसे मान लो हम बिहार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोएलिशंस है। अब बिहार की कोई पार्टी है, ठीक है, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोएलिशन हुए, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बिहार गवर्नमेंट्स को खुश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों पार्टी कोएलिशन में है। अगर एक भी पार्टी नाराज़ होगी तो क्या हो जाएगी, जो गवर्नमेंट है वही गिर जाती है। तो इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट्स में दूसरे स्टेट को नुकसान हो जाता है कई बार, एक स्टेट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे अब बिहार वाले एग्जाम्पल में बिहार को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अदर स्टेट के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे बिहार की पार्टी कोएलिशन के साथ आई हुई है। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manners। अब होता क्या था, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती थी ना, वो क्या कर देती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराने की कोशिश करती थी। और वहाँ पे क्या जैसे मैंने बताया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाते थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेरी मैनर्स पे आप गवर्नमेंट्स कोई भी डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट्स को। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले क्या होता था, सेंटर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की दखल अंदाजी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कम हुई आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे अब फेडरलिज्म ज़्यादा और पावरफुल हुआ। ये देखिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट इट। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस से। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ तक पहले समझाता हूँ। ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि भाई इंडिया में बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज हैं, तो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये अब बताने की कोशिश करेगा। अब 2011 लास्ट सेंसस हुआ था हमारा, उसके बाद हमारा सेंसस हुआ नहीं है। सेंसस होता क्या है, आंकड़ा इकट्ठा करना, कितनी जनगणना हमारी, कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने रिलीजन्स है, किस टाइप के रिलीजन्स है। द सेंसस रिकॉर्ड मोर देन 1300 प्लस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विच पीपल मैंशनड एज देयर मदर टंग्स। 1300 प्लस लैंग्वेज बताई गई हैं। These languages were grouped together under some major language, for example language like भोजपुरी, मगधी, ठीक है, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, ये कुछ लैंग्वेज हैं। मैनी अदर आर वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। तो ये सब किसके अंदर डाली गई हैं, हिंदी के अंदर। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेज, और इस ग्रुपिंग के बाद भी 121 मेजर लैंग्वेज हैं। 22 लैंग्वेज और नाउ इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाईलाइट कर लीजिए। तो ये शेड्यूल्स वगैरह होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये फिर कभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको ये याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स में 8 शेड्यूल में तो लैंग्वेज आता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, और उसमें 22 लैंग्वेज आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स में। नॉन शेड्यूल लैंग्वेज इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया मोस्ट डाइवर्स कंट्री है इन द वर्ल्ड। Look at the enclosed table, make it clear that no one language is the mother tongue of majority of our population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only 44% of Indians. तो 44% ही इंडियंस हिंदी बोल पाते हैं। If we add to that all those who knows Hindi as their second or third language, the total number still less than 50%. और इनको ये भी जोड़ दिया जाए कि जो हिंदी जानते हैं, जैसे पंजाबी लोग बोलते होंगे, लेकिन वहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी भी जानते हैं, उन लोगों को भी ऐड कर दें जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, तो वो आंकड़ा भी 50% से नीचे है एज पर 2011 के सेंसस। तो मैंने बताया 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं। एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग लैंग्वेज, अनदर 11% न्यू इट इज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश कितनी है, 11% ही सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज है।
रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट, जस्ट डू द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपको टेबल देखो एक बार, थोड़ा आपको पता चलेगा हमारा डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, ये आप देख लेना, तो ये टेबल आप देख सकते हैं। असमीज़ देखिए, बंगालीज़, यहाँ पे देखिए हिंदी 44% के आसपास हिंदी बोली जाती है। ठीक है, संस्कृत ना के बराबर ही है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन आया था एक, वाज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स पहले 1956 में। दिस इन इट्स ओन टाइम ओन वे हैज़ आल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। गांधी एंड अदर लीडर promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principle of language. However, when India was finally free, it was also divided. तो देखिए, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे वो क्या मानते थे कि भाई भाषा के आधार पे जो देश का है नई प्रिंसली स्टेट बनेंगे, ना कि कोई रिलीजन्स के बेस पे, ना कि कोई कास्ट के बेस पे, सॉरी, ना ही रिलीजन्स के बेस पे, ना ही कास्ट के बेस पे तो ये बनेंगे, लेकिन भाषा के आधार पे बनेंगे। पार्टीशन वाज कंसिक्वेंसेस ऑफ पेरिमोडियल अटैचमेंट टू वंस फेथ। हाउ मैनी मोर पार्टीशन वुड दैट अदर पेरिमोडियल लॉयल्टी लैंग्वेज लेड टू, सो रैन द थिंकिंग ऑफ नेहरू, पटेल एंड राजा जी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, तो एक जो लोगों का फेथ था कि भाई हम एक अलग पार्टीशन से अलग देश बनाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय से था। पेरिमोडियल क्या होता है, लंबे समय से। ठीक है, हाउ मेनी मोर पार्टीशन, तो इस हिसाब से नेहरू, पटेल और राजा जी सोच रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पे हम देश का बंटवारा करेंगे, मतलब देश में पार्टीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे देश को, तो कितने और वो हो जाएगा, कितना पार्टीशन हो जाएगा। तो वो मतलब वो ये सोच रहे थे कि भाई इससे क्या होगा, और नुकसान पहुँचेगा देश को। फार फ्रॉम अंडरमाइन इंडियन यूनिटी लिंग्विस्टिक स्टेट हैव हेल्प स्ट्रेंथन, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट का जो पार्टीशन किया गया है उस पर स्ट्रेंथन हुआ है हमारा यूनिटी। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है, जैसे गुजराती एंड इंडियन, तमिल इंडियंस, ये सब क्या है, इकट्ठे रह लेते हैं, तो ये सब है। ठीक है, इसके बारे में ये सब बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और फिर कंप्लीट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट का हमें पता चल गया क्या होता है। वी हैव सो फार डिस्कस्ड 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू ए दीज 2 टायर्स स्टेट इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अब क्या बोल रहा है कि भाई आपको, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 2 टायर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो लेकिन इंडिया क्या है, बड़ी कंट्री है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज बिगर देन रशिया। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, अगर यूपी की पॉपुलेशन देखें तो रशिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र जर्मनी से, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, जर्मनी जितना। मैनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और बहुत डाइवर्सिटी हमारे स्टेट के अंदर भी। देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो इनके बीच में पावर शेयरिंग करना कंपलसरी था, नीड थी हमारी। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज रेशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द रिजल्ट ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आ गई थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की। तो पहले क्या था, जैसा कि आपको पता, कॉन्स्टिट्यूशन बना 2 ही टाइप की गवर्नमेंट थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 टाइप थी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझिए आप, एक पावर है यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में ही पूरी पावर होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इस पावर को फैला देना। ठीक है, पावर का बंटवारा कर देना, तो वो होता है। तो ये पावर का बंटवारा कहाँ किया गया, लोकल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, तो ये लोकल्स में पावर का बंटवारा किया। When the power is taken away from central and state government and given to the local government is called decentralization. तो इसी को बोलते हैं decentralization. This basic idea behind decentralization is that there are a large number of problem and issue which are best settled in the local levels. तो यहाँ पे
क्या थी, लोकल लेवल्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए पावर का बंटवारा लोकल लेवल्स को दिया गया, पावर लोकल लेवल्स को पावर दी गई। ठीक है, तो पावर्स वगैरह ये दी गई हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें ये सब बताया गया है, ये आप देख लेना, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। मेनली डिसेंट्रलाइज किया गया पावर्स को, और वो क्यों किया गया वो आप समझ गए होगी, क्योंकि लोकल लेवल्स पे भी काम हो सके। ग्रास रूट लेवल हम बोलते हैं, ग्रास रूट लेवल्स। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या बढ़ता है, यूनिटी बढ़ती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये किया कब गया, द मेजर स्टेप यहाँ से देखिए, मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वर टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ा गया। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। तो पहले क्या होता था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक है, इलेक्शन दिया पे देखिए पहले जो होता था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक है, इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो अभी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके क्या बोला गया है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तो हर 5 साल में क्या होते हैं, पंचायती इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स और इलेक्शंस होते हैं पंचायती, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन आ जाते हैं। States are reserved in the elected bodies and the executive head of the institution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class. स्टेट को रिजर्व किया गया, सीट्स को रिजर्व किया गया इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। और उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए। एटलीस्ट 1/3 कितनी सीट होनी चाहिए, 1/3 वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। तो ये कई क्वेश्चन कई बार आता है कि कितनी सीट रिजर्व है, 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया ईच स्टेट में, जो कि स्टेट के इलेक्शन नहीं कराता। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न रहता है, एमएलए के इलेक्शंस कौन कराएगा। एमएलए के इलेक्शंस जो अपने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वही कराएगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन खाली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएगा। ये लिख भी रखा, टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू। तो कुछ पावर शेयर करने पड़ेंगे विद लोकल गवर्नमेंट। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच, और उसको हेड को क्या बोलते हैं, पंच, और प्रेसिडेंट और सरपंच बोल देते हैं। ठीक है, तो जो सरपंच पंचायत का हेड होता है उसको पंच बोल देते हैं, प्रेसिडेंट बोल देते हैं, सरपंच बोल देते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। ठीक है, जो वार्ड और विलेज है जो कि 18+ हो चुकी है वो वोटिंग करते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एक पूरे विलेज के लिए। नेक्स्ट, द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के सुपरविजन पर काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, और जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज में मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। हर साल मीटिंग वगैरह होती हैं 2-3 बार। ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो ये लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहाँ पूछता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे देखिए ग्राम सभा है, ठीक है, इसके ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली है पंचायत समिति। तो सबसे नीचे क्या है, पंचायत, फिर ऊपर है पंचायत समिति सेकंड। ठीक है, और इसमें कुछ जैसे ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं कुछ ग्राम पंचायत, और वो एक पंचायत समिति बनाते हैं, और ब्लॉक और मंडल भी बोल देते हैं जिसको। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जो पंचायत मेंबर होते हैं उनमें से कुछ पंचायत समिति में चले जाते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। इसके ऊपर पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला परिषद। ठीक है, मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, और इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। तो इसके मेंबर एमएलए भी हो सकते हैं। ठीक है,
और कुछ ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऑफिसर्स वगैरह भी हो सकते हैं। जिला परिषद चेयरमैन पर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरिया में भी ऐसे ही होता है, म्यूनसिपलिटीज़ बोलते हैं जिसको। बिग सिटीज़ आर कंसिडर इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बिग सिटीज़ होती हैं उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। बोथ म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों ही जो होती हैं म्यूनसिपलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस बताइए, समझिए। पंचायत म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फ़र्क समझिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है जहाँ की पॉपुलेशन, जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिशमेंट होती है, और जिस सिटी की जो स्मॉल सिटी टाउन्स हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ गया होगा। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉल्ड मेयर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि मैंने बताया, कॉरपोरेशन बड़े शहर में, उसमें जो चेयरपर्सन होता है उसको बोलते हैं मेयर, और वही म्यूनसिपल चेयरपर्सन वैसे होता है म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो ये लाइन आप ध्यान रख लीजिए, मेयर और मेयर किस में होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में। ठीक है, आगे देखिए। अब ये देखिए, ये कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडिंग है। तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, वुमेन प्रधान ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज। वुमेन्स यहाँ पे मतलब आगे प्रधान बन रही हैं बढ़ चढ़ के, तो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील है, ये हम बाद में देखते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। तो ये न्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट इन लार्ज एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हर जगह होता है। देयर आर नो अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी ऑल ओवर द कंट्री। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। दिस मेंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, और वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव को भी बढ़ावा दे रहा है। At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabha are not held regularly. Most state government have not transferred significant power to the local, nor have they give adequate resources. We are thus still long way from realizing idea of self government. अब ये आप समझिए, आप सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वही उसी को सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने खुद से वो राज कर रहे हैं। तो ये सब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस ज़्यादा मैंने देखे हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं कंप्लीट एक अलग से वीडियो बना के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। ये और देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर आप खुद पढ़ लेना इसके बारे में। देखिए, एक ब्राज़ील का एक्सपेरिमेंट है इसमें, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील्स। तो ये जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है। तो वहाँ पे एक जगह है, सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रा इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया जो कंबाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो उन्होंने कंबाइन किया, जो भी लोकल्स बॉडीज़ थी वहाँ पे कंबाइन किया। द सिटी हैज़ सेट अप ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्यूनसिपल काउंसिल। तो म्यूनसिपल काउंसिल के साथ साथ वहाँ पे एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया, ठीक है। तो एनेबलिंग, वो उस पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला गया कि लोकल इनहेबिटेंट हैं जो जाके वो रियल डिसीजन लेंगे फॉर देयर सिटी। तो वहाँ के 13 लाख पीपल्स इन द सिटी गेट पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट ऑफ देयर ओन सिटी। तो वहाँ पे 13 लाख लोग थे, वहाँ पे बजट में पार्टिसिपेट करने लगा। सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्टर, और जिनको वार्ड बोल देते थे, सिटी को वार्ड में डिवाइड किया गया था। ईच सेक्टर हैज़ ए मीटिंग, तो हर एक सेक्टर की मीटिंग होती है लाइक डेट ऑफ ग्राम सभा, इन विच एनीवन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। और जो भी इस एरिया में रहता है वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। देर आर सम मीटिंग टू डिस्कस इशू दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट। कोई भी सिटीजन इस सिटी का पार्टिसिपेट कर सकता था इन मीटिंग में। द बजट ऑफ सिटी इज डिस्कस्ड इन दीज मीटिंग। द प्रपोजल आर पुट टू द म्यूनसिपैलिटीज एंड टेक द फाइनल डिसीजन अबाउट इट। तो प्रपोजल पुट करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता था। तो इसमें
वही बता रहा कि लोग पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, तो यही सब है इसमें। तो ऐसा ही हमारा एग्जांपल केरला में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सम एरिया इन केरला। तो ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमारे केरला में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रखा कि किस किस प्रकार से हम किसी को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, जो नहीं समझ आए वो मुझे बताओ, जहाँ पे भी डाउट है मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूँगा। और एक आधा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जिसको इसकी PDF वगैरह और ज़्यादा नॉलेज चाहिए स्टडी एंड लर्न पॉइंट के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे स्टडी एंड लर्न पॉइंट SLP, वहाँ पे आप सर्च मारिए और यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपके इसमें थंबनेल में भी आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।